नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में। आज हम चर्चा करेंगे लंपी वायरस की और कैसे सुरक्षित हो गोवंश, उस पर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं राज्य सरकारों को लेकर के, जो एडवाइजरी जारी की गई उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी क्या स्थिति है और कैसे भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर के इस पर एक बड़े अभियान पर जुट गए हैं। लेकिन आपको बताएं कि साल 2019 में भारत में इसकी शुरुआत देखी गई थी। पहला मामला पूर्वी हिस्से यानी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया। अब साल 2022 में इसका कहर देश के पश्चिमी राज्यों और यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखा गया है। करीब 15 लाख से ज़्यादा मवेशी इसकी चपेट में है और कुछ राज्यों में इसका असर ज़्यादा देखा जा रहा है। केंद्र की ओर से वैक्सीन और एडवाइजरीज दोनों ही जारी की जा रही हैं, लेकिन राजस्थान में ताज़ा मामलों को देखते हुए इसकी गंभीरता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि पशुधन के मरने के बाद शवों के निस्तारण भी एक बड़ी समस्या बन गई है। क्यों बढ़ रहे हैं मामले, कब तक इस वायरस से होने वाले मौतों पर रोक लग सकेगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन उससे पहले आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है। लंपी स्किन डिजीज के कारण देश के कई राज्यों में गायों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। गायों में फैली इस संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, लेकिन अकेले राजस्थान में 37,000 से ज्यादा मौतें होने से स्थिति काफी भयावह हो गई है। आइए देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस पशुओं पर कहर बनकर टूट रहा है। लंपी से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हैं। लंपी पॉक्स वायरस का संक्रमण देश में करीब 12 राज्यों के 165 जिलों में फैल चुका है। इससे अब तक 57,000 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। देश में तकरीबन 11 लाख से अधिक पशु इससे संक्रमित हुए हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला स्वयं लंपी वायरस से प्रभावित राज्यों का दौरा कर चुके हैं। केंद्र ने राज्यों को हर तरह के सहयोग के साथ 9,000 करोड़ की वित्तीय मदद के अलावा इस संदर्भ में एडवाइजरी भी जारी की है। हमने सभी राज्यों को एडवाइजरी भी दिया है कि कोरोना की तरह इस लंपी वायरस से जो अफेक्टेड एनिमल्स हैं उनको यदि आइसोलेट किया जाए तो उसका स्प्रेडिंग में इफेक्ट हो सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों ने लंपी बीमारी का टीका लंपी प्रोवैक भी इजाद किया है, जिसे प्रभावित राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गोट पॉक्स के टीके भेजकर मदद की जा रही है। अब तक देश में तकरीबन 70 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कि जो वैक्सीन का हमने निर्माण किया है, इस कैंडिडेट वैक्सीन के साथ हमें अभी इसमें डाटा जनरेट करने की थोड़ी और आवश्यकता पड़ेगी। उस डाटा के बाद जो इसके अप्रूवल प्रोसेस होंगे उसमें थोड़ा समय लगने की अभी उम्मीद है, और उस समय के बाद तब तक हम इसमें गोट पॉक्स को सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इसे लंपी पॉक्स की हम जो होमोलोगस वैक्सीन हमारे आईसीआर संस्थानों ने बनाई है उसे जरूर इस्तेमाल करने की बात कर सकते हैं। लंपी पॉक्स बीमारी से राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ तकरीबन 30 जिलों में इस रोग की दस्तक है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर सहित 9 जिलों में गौधन गंभीर रूप से लंपी वायरस की चपेट में है। यहाँ 4 लाख से ज्यादा मवेशी इस वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं। पशुओं को लेकर भी, गौ माता को लेकर भी जो हुई है निर्माण, उस पर तो ध्यान अशोक गहलोत जी का नहीं है, बल्कि उनका ध्यान केवल और केवल सियासत के राजपथ पर है। पर उनको कम से कम ध्यान वहां की कानून व्यवस्था पर देना चाहिए। हरियाणा में भी संक्रमित गायों की संख्या 50,000 को पार कर चुकी है। यहाँ के कई जिलों में रोजाना सैकड़ों गायों की मौत दर्ज की जा रही है। गुजरात के 14 जिलों में ये बीमारी कहर बनकर टूटी है। वहीं पंजाब और मध्य प्रदेश में इस वायरस की काफी मार पड़ी है। लंपी वायरस ने अब उत्तर प्रदेश के गाँव में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। फिलहाल राज्य में इससे जुड़े 15,000 केस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। 1,414 गाँव तक ये वायरस पहुँच चुका है। रोकथाम के लिए टीम 9 बनाई गई है। ये टीम इस बीमारी को रोकने के लिए 29 अगस्त से अभियान चला रही है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग से पशुधन को बचाने के लिए किसान पीड़ित जानवर को देसी काढ़ा पिलाएं। पीड़ित गायों और पशुओं को मेले और प्रदर्शनियों में न भेजा जाए। गायों के शव को खुले में न फेंके, बल्कि वैज्ञानिक विधि से उसे किसी गहरे गड्ढे में गाड़ दें। बीमार और स्वस्थ गायों को एक साथ चारा और पानी न दें। प्रभावित क्षेत्रों से मवेशी न खरीदें। बीमार जानवर का दूध बछड़े को न पिलाएं। गौरतलब है कि देश में इस वायरस ने इस साल अप्रैल से पांव पसारना शुरू किया था। इससे पहले 2019 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पहली बार इसका संक्रमण सामने आया था। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर प्रवीण मलिक जो कि एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर हैं, इस वक्त आ चुके हैं स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद सर। और कुछ समय बाद डॉक्टर के पी सिंह जुड़ेंगे, डेप्यूटी डायरेक्टर जो IVRI बरेली में। लेकिन सर आपसे ही शुरुआत करते हैं, ये समस्या कब से शुरू हुई और अभी कितना गंभीर खतरा आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ये जो लंपी स्किन की डिजीज़ थी 2019 में पहली बार उड़ीसा में हमें देखने को मिली, और उस समय ये वायरस हमने कोशिश की थी तुरंत ही इसके ऊपर एक्शन लेने की। इसके लिए पूरी एडवाइजरी जारी की गई और सारे हमारे जितने स्टेट्स हैं उनके साथ हमने इसके ऊपर चर्चा की और इसे कोशिश किया कि कम से कम फैले, इसका असर कम से कम पड़े। लेकिन 2019 के बाद जब 2020 में कोविड में एक माहौल रहा कि जिसमें सारी सर्विसेज डिसरप्ट रही, तो उस दौरान ज़रूर हमारे कुछ साउथ के स्टेट्स थे, ये साउथ की तरफ थोड़ा चली गई थी और उधर साउथ के स्टेट्स में इसका असर काफ़ी देखने को मिला। लेकिन उसके इस तरीके से असर नहीं था, क्योंकि इसमें जो मॉर्बिडिटी थी वो थोड़ी हाई थी, लेकिन इसके ऊपर जो मोर्टेलिटी जिसे हम कहते हैं कि इस तरह मृत्यु दर जो है जैसा इस बार देखने को मिला है उस समय नहीं थी। उसके बाद 2020 में भी कुछ स्टेट्स ने इसके ऊपर काम शुरू किया और हमने उसी समय ये सारी एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें जो अभी आपकी रिपोर्ट में इसमें दिखाई गई हैं, चाहे वो आइसोलेशन और क्वारंटाइन की बात हमने कही हो, हमने इसमें बात कही थी कि एनिमल्स की मूवमेंट की अगर रेगुलेशन कर लें, जैसे पशु मेले की बात खास तौर से, तो पशु मेले और या इस तरह के एग्रीगेशंस को हम कहते थे कि ना करें, वो सारे रुके उस दौरान में काफ़ी हुआ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इसमें जो वेक्टर कंट्रोल, जो ये मक्खी और मच्छरों से फैलता है, इन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमने कोशिश की थी कि जिस तरह के जो भी हमारे उपाय हो सकते हैं, चाहे वो फ्लाई रिपेलेंट की तरीके से हो, धुआं करके हों, या उस तरह के जो पशु के ऊपर कोई छिड़काव करके, या जहां हम वेस्ट डिस्पोजल करते हैं, गोबर डालते हैं या उस तरह की चीज़ें हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट करके, तो वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था पिछले सालों में। डिसइंफेक्शन क्लीनिंग के बहुत स्पेसिफिक हमने डायरेक्शंस इसमें जारी किए थे। इसके अलावा हमने बाकी बायोसिक्योरिटी की, और इसमें सबसे बड़ी जो बायोसिक्योरिटी की बात थी, पशुओं को अलग रखने के साथ साथ जो पशुओं मृत पशुओं का प्रॉपर डिस्कार्ड करने का एक मैकेनिज्म हमने कहा था कि गड्ढा खोद के उसे डिसइंफेक्टेंट्स के साथ दबा दिया जाए ताकि उसके ऊपर मक्खी मच्छर बैठ के फैले नहीं। ये डिस्पोजल ऑफ कार्कस का जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था, उसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, और वो इस साल में जब शुरुआत हुई तो हमने देखा कि कुछ जगह ये अच्छे से फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि शायद 2 साल में जो हमारी बीमारी रही उसमें कुछ कॉम्प्लिसेंस आई कि शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, आती है बीमारी चली जाती है, तो उसे देखते हुए शायद इसमें कॉम्प्लिसेंस आई। लेकिन जो रिंग वैक्सीनेशन का हमने इसमें सजेशन दिया था कि गोट पॉक्स जिस स्टेट ने ये वहाँ लगाया, जिस एरिया में लगा, उस एरिया में वापस बीमारी नहीं आई। मेरे पास आज मैं लोगों से बात कर रहा था, कुछ स्टेट से मेरे पास रिटर्न में भी ईमेल आई हैं जिन्होंने ये कहा है कि जहाँ जहाँ हमने ये गोट पॉक्स की वैक्सीन लगाई, ये वहाँ बीमारी नहीं आई, उन पशुओं में बिल्कुल ठीक ठाक रहा। लेकिन सर अब 2 चीज़ें हैं, मान लीजिए कुछ तो पशुधन जो है, अभी मैं आंकड़ा भी पूछूंगा कितने अभी इन्फेक्टेड हैं, उनको शायद वैक्सीनेट नहीं करना है, लेकिन जो लोग अभी प्रभावित नहीं हुए हैं, जो पशुधन प्रभावित नहीं हुए हैं, उनको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी, तो अब थोड़ा सा आंकड़े के जरिए थोड़ा समझाएं सर हमें कि कितने पशुधन अभी भी इन्फेक्टेड हैं और एक्टिव केसेस कितने हैं अभी, अगर हम समझना चाहें आपसे। देखिए, जैसा आपने रिपोर्ट में बताया कि स्टेट्स अभी 12-13 ही हैं यूटीज़ को मिला के जी, उसके करीब 186 जिले अभी तक प्रभावित हुए हैं, और उसमें जो हमारे पास कल शाम तक की रिपोर्ट है, आज शाम की अभी कंपाइल हो रही है, उसमें 15 लाख के आसपास जानवर अभी तक प्रभावित हुए हैं। इसमें से करीब 8 लाख से ऊपर जानवर हमारे रिकवर कर गए हैं। 70,000 के करीब की आज की प्रेजेंट डेथ है, और उसे मिला के जो हमारे पास एक्टिव केसेस हैं वो करीब 5 से 6 लाख के बीच में अभी बचे हुए हैं कि जो एक्टिव केसेस हैं। हम अभी तक करीब 1 करोड़ वैक्सीनेशन कर चुके हैं जानवरों में, और इन 186 जिलों में या इसके आसपास अगर हम बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट से हमने डाटा कलेक्ट किया है उसमें करीब 3 करोड़ जानवर ससेप्टिबल हैं जिसमें हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए। अच्छा। तो अभी हमारे पास जो एक्टिव टारगेट है वो है 2 करोड़ के करीब, लेकिन हम अगर टोटल हिंदुस्तान की पूरी पॉपुलेशन की बात करें, 19 करोड़ के करीब हमारी कैटल पॉपुलेशन है,
उस 19 करोड़ का अगर हम 70% भी लेते हैं और जितने अफेक्टेड हो गए, जितने वैक्सीन हो गए, सब छोड़ते हैं, तो हमारे पास 11-12 करोड़ से ज़्यादा का हमारा टारगेट टोटल देश का नहीं बनता है। और हम इस हालात को देखते हुए से केंद्र सरकार इस मामले पे बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि क्यों नहीं हम बचे हुए स्टेट्स को भी कंप्लीट वैक्सीनेशन करा दें, इस रिंग वैक्सीनेशन से बाहर निकल के, ताकि बाकी जानवर इसमें बच सकें। तो ये जो पर्टिकुलर वायरस है सर, वो किसको किसको प्रभावित कर रहा है? केवल गायों को कर रहा है, या गाय भैंस को कर रहा है, या फिर कुछ और भी पशुधन है जो इसकी चपेट में आप आ रहे हैं? नहीं, जो अभी तक हमारे पास डाटा आया है उसमें और कोई जानवर नहीं है, मेनली तो गाय है, कुछ भैंसें बहुत कम गिनती में, मतलब अच्छा। अगर हम बात करें जैसे हरियाणा का हमने एक बार डाटा लिया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे पास शायद 34,000 के सामने शायद 22 या 23 भैंसों में केवल गायों की बात है, मतलब वो फीमेल गाय जिसको आप कह रहे हैं, केवल गाय उससे गाय माने गोवंश, गाय माने गोवंश, मतलब गाय या बैल या बछड़े, अच्छा। ये सभी। और जो भैंस का है, जिसे महिषी वंश कहते हैं हिंदी में, या भैंस वंश का जो ये है, उसमें बहुत कम प्रभाव है। और अगर डिजीज आ भी रही है तो वो इतनी माइल्ड है कि एक हफ्ते से पहले वो जानवर रिकवर कर रहा है और इसके ऊपर कोई असर पड़ नहीं रहा है। सर एक मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद जब हम वापस आएंगे, जिस तरह से आपने कहा कि 11 करोड़ जो मोटा मोटा आंकड़ा आप बता रहे हैं कि उनको वैक्सीनेट करना होगा, तो क्या उसकी कैपेसिटी है? और साथ ही साथ जो जितने लोग चाहिए हमें इस पूरे आउटब्रेक को रोकने के लिए, क्या वो हमारे पास हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हमारे साथ केपी सिंह साहब भी जुड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे इस खास चर्चा में। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism.
Discover yourself. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है, हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. स्वागत है आप सभी का। और डॉक्टर केपी सिंह इस वक्त बरेली IVRI से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सिंह, अगर आपसे हम समझना चाहें किस तरह से हमने टेस्टिंग प्रक्रिया को एक तरह से डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश की, क्या और भी हम सेंटर्स खोल पाए जिससे कि पता लग पाए कि ये बीमारी कितनी तेजी से बढ़ रही है? सर, जो जहाँ तक टेस्टिंग का सवाल है, हम यहाँ पे IVRI में शुरू से ही टेस्टिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारा निषाद भोपाल में एक संस्थान है वो भी टेस्टिंग कर रहे हैं। जी सर। और डिफरेंट प्लेसेस हमारी रीजनल डिजिट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी हैं जो जालंधर में है, बेंगलोर, पुणे, गुवाहाटी, ये भी टेस्टिंग कर रहे हैं लंपी स्किन डिजीज की। और इसकी टेस्टिंग में हम PCR टेस्ट यूज कर रहे हैं, और अब हमारे पास एंटीबॉडी डिटेक्शन किट भी आ गई है, एलाइजा किट। तो एलाइजा किट भी हम यूज कर रहे हैं, जिसमें सीरम सैंपल गोवंश के आते हैं, हम उसको टेस्ट करके बताते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। और सर एक खतरा ये भी सर बहुत सारे लोग समझना चाह रहे होंगे कि क्या ये ट्रांसमिट हो पा रहा है दूसरे पशुओं में, या फिर फॉर दैट मैटर जो लोग पशुधन का इलाज कर रहे हैं, क्या जो चिकित्सक या काम कर रहे हैं, क्या मनुष्यों में तो ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है? सर, किसी तरह से खतरा तो नहीं पैदा हो रहा है उनके लिए? नहीं, अभी तक तो कैसा कोई रिपोर्ट नहीं है, और जूनोटिक डिजीज नहीं है ये। पशुओं से मनुष्य में फैलने के चांसेस नहीं है। अभी तो कोई ऐसा इसका कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कोई केस, लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशन के लिए कि जो भी हमारे वेटरी डॉक्टर हैं या जो सैंपल कलेक्शन करने वाले हैं, वो फेस मास्क और ग्लव्स यूज करके ही अपना सैंपल करें। ये हम उनको सबको ये बताते हैं, अपने वेटरी डॉक्टर को, और जो सैंपल कलेक्शन वाली टीम है उनके लिए सलाह देते हैं। अपनी वैक्सीन की कैपेसिटी कितनी है सर, अगर हम समझना चाहें खासतौर पर इस बीमारी को लेकर के? नहीं, वैक्सीन कैपेसिटी अभी हमारे देश में 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, हेस्टर और इंडियन मोनोलॉजिकल। और एक ये जो वैक्सीन है, ये गोटपोक्स वैक्सीन है जो इसके लिए कारगर है लंपी स्किन डिजीज पे भी जी। लेकिन अभी जल्दी में हमने अपनी इंडिजिनस लंपी स्किन डिजीज स्पेसिफिक वैक्सीन भी तैयार कर ली है, और उसको मंत्री जी ने रिलीज किया है दिल्ली में। लेकिन अभी इसको मार्केट में आने में कम से कम 6 महीने लगेंगे।
ठीक। पर डॉक्टर मलिक, हम कब तक इस बीमारी को रोक पाने में सफल हो पाएंगे, अगर हम आपसे एक टाइमलाइन समझना चाहें, सरकार का अगर अनुमान अभी तक कुछ बना हो तो? देखिए अजय जी, इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ है कि जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसमें हमारे कितने केसेस अब बढ़ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। गुजरात में केसेस ऑलरेडी घटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है जिसमें जो वीक एनिमल हैं, इम्यून कंप्रोमाइज्ड एनिमल हैं, उसमें डेथ्स ज़्यादा हैं। प्रेग्नेंट एनिमल्स जैसे इम्यून कंप्रोमाइज्ड होता है उसमें डेथ होने के चांस ज़्यादा होते हैं। बाकी एनिमल 15 से 20 दिन में रिकवर करते हैं, और एक बार नेचुरल तरीके से अगर कोई जानवर रिकवर करता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग आती है। हम कम मानते हैं कि कम से कम 1 साल, और कुछ केसेस में तो हम ये मानते हैं कि पॉक्स वायरसेस में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इस तरह की आती है। एक तरफ तो हमारे पास जो रिकवर्ड केसेस हैं वो काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी बढ़ी। दूसरी तरफ से हम इसमें वैक्सीनेशन करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी आपने सवाल पूछा था कि कितनी वैक्सीन की कैपेसिटी है। पिछले महीने के बाद हम लोगों ने कंपनीज के साथ बात करके इसकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ाई है, और अब वो कम से कम 4 से 5 करोड़ वैक्सीन्स पर मंथ बनाने की कैपेबिलिटी दोनों कंपनियां मिलकर रखती हैं। इसे अगर हम पूरे जिस तरीके से सरकार सोच रही है कि रिंग वैक्सीनेशन से बाहर निकल के भी हम बाकी बची हुई जो गाय हैं, गोवंश है, उसमें पूरा टीकाकरण करा दें, ताकि अगर जिस तरह का ओआई का एक रिकॉर्ड है कि 2-3 अगर सीज़न हम लगातार हर्ड इम्यूनिटी बना के रखें तो शायद हम इससे पूरा छुटकारा पा सकें। उम्मीद है कि अगले, क्योंकि सीज़न भी अब ठंडा होना शुरू हुआ है, मक्खी मच्छर भी कम होने शुरू होंगे बरसात के बाद, तो अब ये डिजीज़ अपने आप धीरे धीरे कम होगी, और अगले 15-20 दिनों में शायद हमें ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब सर, उन लोगों के लिए एडवाइजरी जो वाकई अपना पशुपालन कर रहे हैं, 8, 10, 20 गायें जो अपने घर में रख करके इस तरह से अपना काम चला रहे हैं, उनके लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको वैक्सीनेट करना है, वो कौन सी सावधानियाँ करें वैक्सीनेशन के दौरान जिससे कि ये परेशानी और ज़्यादा ना फैले? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब वेटनेरियन आए, पहली चीज़ तो जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ग्लव्स और फेस मास्क पहन के यूज़ कर रहे हैं, हम ये ध्यान रखें कि कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है उसे हैंडल करने के बाद हम किसी भी ऐसे एनिमल के पास जो हेल्दी है उसको टच ना करें। इसका मतलब हमें साफ सफाई की ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, हमें सफाई का सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा जो सबसे बड़ा ज़रूरी है, जिसे हमें वेटनेरियन को भी ध्यान रखना होगा, हमारे पशु चिकित्सक भाई भी इसके ध्यान दें कि कोई भी निडिल एक जानवर से दूसरे जानवर में इस्तेमाल ना करें। कई बार आलस में, कई बार भूल में वो एक ही निडिल को 2 या 3 बार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं या उससे ज़्यादा, तो वो निडिल हमेशा डिस्पोजेबल इस्तेमाल करें, और एक जानवर में एक ही निडिल से इस्तेमाल करें। नए जानवर में जाएं तो नई निडिल का इस्तेमाल करें, और ये सारी बातें हमें बहुत बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम स्प्रेड को आगे रोक सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर केपी सिंह, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि अभी ये जो वैक्सीन्स आप लोग बना रहे हैं उसको लेकर के कैपेसिटी, साहब ने बताया कि आप लोग काफ़ी जो निजी कंपनियां उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्या उनको डिसेमिनेशन में राज्यों को सप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? राज्य कम से कम ये ना कहना शुरू कर दें कि हमें केंद्र ने सप्लाई ही नहीं किया, हमें वैक्सीन ही नहीं मिली, तो हम लगाते कहाँ से? नहीं, वैक्सीन की जैसा डॉक्टर बता रहे हैं अभी कमी तो है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में भी हमने ये डिजीज डायग्नोस की है और यहाँ भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। तो वैक्सीन की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई थोड़ी कम है। थोड़ा सप्लाई और डिमांड में थोड़ा गैप है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा हो जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जैसे मौसम चेंज होने वाला है जी, तो नेचुरल कंट्रोल भी, जो वेस्ट के वेक्टर हैं, मक्खी मच्छर, जैसे मौसम चेंज होगा उनकी संख्या कम होगी और इसका ट्रांसमिशन भी कम होगा। तो वैक्सीन प्लस सीजन प्लस नेचुरल फैक्टर सब मिला के अगले 1 महीने में काफी इसकी कमी आएगी इसके ट्रांसमिशन में, मुझे ऐसा विश्वास है। और सर, ग्लोबल लेवल पे अगर हम दूसरी वैक्सीन को देखें जो दूसरे देशों में इस्तेमाल की जा रही हैं, उसकी तुलना में हम लोग कितने इफेक्टिव हैं, हमारी वैक्सीन जो हमने बनाई हैं? नहीं, वैक्सीन हमारी पूरी तरह इफेक्टिव है। बाहर भी गोटपॉक्स वैक्सीन ही यूज हो रही है लंपी स्किन के खिलाफ, और क्योंकि ये दोनों गोटपॉक्स और ये लंपी स्किन एक ही फैमिली के वायरस हैं जी जी, इनमें क्रॉस प्रोटेक्शन काफी हाई है जी, तो गोटपॉक्स वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है। लेकिन हमने अपनी इंडिजिनस लंपी स्किन डिजीज स्पेसिफिक वैक्सीन भी तैयार कर ली है, लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी तैयार है, उसको किसी कंपनी को ट्रांसफर होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मिनिमम 6 मंथ के बाद वैक्सीन हमारी इंडिजिनस मार्केट में आने की उम्मीद।
डॉक्टर केपी सिंह, बहुत धन्यवाद IVRI बरेली से जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में। मलिक साहब, चलते चलते वो बात जो छूट गई हो हमसे, इसमें जो आपको कहना ज़रूरी है लोगों से, स्वागत है आपका। सिर्फ दो चीज़ें कहना चाहेंगे कि पहली चीज़ तो चिंता नहीं करने की है, क्योंकि ये बीमारी आदमियों में नहीं आ रही है, लेकिन पूरा ध्यान अपने पशुओं का, पूरा अपने मवेशियों का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, जो टेक्निकल सपोर्ट, जो फंडिंग सपोर्ट सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों के साथ हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, वो लगातार दिन रात जारी है। हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। हमारी सब राज्यों में VC के जरिए, फ़ोन के जरिए, एडवाइजरीज़ के जरिए उनके साथ हम पहुंच रहे हैं। और जहां जहां जितनी डिमांड वैक्सीन की है आज की तारीख में, इस समय जब हम बैठे हैं, बिल्कुल वैक्सीन की कमी नहीं है। जहां जो राज्य जितनी वैक्सीन मांग रहा है, वो करीब करीब अभी उतना स्टॉक हमने तैयार करा दिया है कि वो उस जगह पहुंचा दिया जाए। तो सिर्फ आपको संयम बरतने की और साथ में अफवाहों से थोड़ा दूर रहने की, क्योंकि कुछ अफवाहें ऐसी हैं कि ओपन में डिस्कार्ड किया जा रहा है या कुछ इस तरह की, उनसे बचने की। लेकिन जो डंपिंग हो रही है उसका जरूर ध्यान रखा जाए कि कारकस का डिस्पोजल सिर्फ प्रॉपर कराया जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर प्रवीण मलिक जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इस खास चर्चा में ये इन एडवाइजरीज पर हमारे दर्शकों को एनलाइटन करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कि मलिक साहब ने भी कहा कि जो मृत जो हमारे पशुधन हैं, उनका जो निस्तारण नहीं किया जा रहा है, कुछ राज्य इसमें पीछे रह गए हैं, और उसी की वजह है कि हमें राजस्थान जैसे राज्यों में दिखाई दे रहा है कि ये संख्या बहुत ज़्यादा है। संयम रखने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है 20 से 25 दिन में इस बीमारी से हमें निजात मिल जाए। बहुत धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।